नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, आज हम हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम मुगलों का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे मुगल कौन थे और मुगलों के सैन्य अभियान, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, मनसबदार और जागीरदार, जब्त और जमींदार, अकबर की नीतियां नजदीक से एक नज़र, और 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। ये सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, देखते हैं परिचय। ठीक है, परिचय। विभिन्न संस्कृतियों वाला भारतीय उपमहाद्वीप और विविधता किसी भी शासक द्वारा बनाए रखने के लिए अलग थी। इसके बजाय मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। 16वीं शताब्दी में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए, जो मुगल थे इन्होंने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर अपना साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था दिल्ली और आगरा से, और 17वीं शताब्दी तक लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं मुगल कौन थे। अब आइए देखते हैं कि मुगल कौन थे, किसके वंशज थे। ठीक है, देखो, मुगल दो महान वंशों के वंशज थे, एक मातृपक्ष और दूसरा पितृपक्ष। तो माता की ओर से वे चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया पर शासन करने वाले मंगोल के वंशज थे। जो चंगेज खान था वो चीन और मध्य एशिया पर शासन करता था, उसके वंशज थे माता की ओर से। पितृपक्ष यानी पिता की ओर से वे तैमूर, जो ईरान, इराक और तुर्की के शासक के वंशज थे। तैमूर की मृत्यु जो थी वो 1404 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो मुगल कौन थे। मातृपक्ष की ओर से चंगेज खान के वंशज थे और पितृपक्ष की ओर से तैमूर खान के वंशज थे। ठीक है, वे मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी। तो जो मुगल थे वो अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो मंगोल थे, ये चंगेज खान, इनकी जो स्मृतियां जुड़ी हुई थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ मुगलों को तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव होता था क्योंकि 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो जो मुगल थे वो अपने आप को तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ठीक है, क्योंकि 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, देखो, मुगल सैन्य अभियान। अब प्रथम मुगल शासक, तो पहला मुगल शासक कौन था। बाबर। ये 1526 से 1530 तक रहा था। ठीक है, जो प्रथम मुगल शासक बाबर था जो 1526 से 1530 तक भारत का शासक रहा था। इसने 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। 1494 में कहाँ बैठा, फरगना की गद्दी पर बैठा, जब वह केवल 12 वर्ष का था। देखिए, बाबर जो था पहला मुगल शासक था। ठीक है, 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा और ये 12 साल का था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जो मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेक, ये क्या कर रहे थे, फरगना
जो इनकी गद्दी थी जिस पे बैठे थे, परगना के शासक बने, वहां पर बार बार ये उज़्बेक आक्रमण कर रहे थे। तो इनसे परेशान होकर के जो बाबर था उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। कई वर्षों के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। कई वर्षों तक ये इधर उधर भटकता रहा बाबर, ठीक है, और फिर 1504 में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और पानीपत और दिल्ली व आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो जो बाबर था इसने 1526 में दिल्ली में का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसको पानीपत के मैदान में हराया था और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया था। अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों के अहोम, सिख, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ भी संबंध थे। जो उस टाइम अफगान थे तो वो मुगल सत्ता के लिए खतरा थे, ठीक है। और जो मुगलों के अधीन जो थे वो अहोम, सिख, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ भी उनका संबंध थे। देखिए 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और जो गोलाबारी थी इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। तो किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। तो बाबर ने इनका प्रयोग किया था पानीपत की पहली लड़ाई में। देखिए मुगल सम्राट और इनके प्रमुख अभियान और घटनाएं, ठीक है। ये जितने मुगल सम्राट हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इन्होंने कौन कौन से अभियान किए थे और इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इन सब के बारे में जानेंगे। देखिए पहला शासक हुआ था मुगलों का बाबर। बाबर जो था वो भारत का शासक कब से कब तक रहा था? 1526 से 1530। देखिए 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी और इब्राहिम लोदी को इसमें हरा दिया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा राजपूत राजा और उसके समर्थकों को हराया था। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने मरने से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर दूसरा राजा हुआ था, दूसरा कौन था? हुमायूं। बाबर का बेटा था हुमायूं। अब जब बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है तो हुमायूं जो है वो 1530 से 1540 तक शासक रहता है। फिर लिखा है मैंने एवं 1555 से 1556, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं ये 2 टाइम पीरियड इसके कैसे थे। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं के 4 भाई थे तो हुमायूं बड़ा था तो इसने अपने जो जायदाद थी उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया था। उसने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 यानी 1540 में कन्नौज में इन पराजयों ने उन्हें ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। जो शेर खान था इसने हुमायूं को 2 बार हराया था, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया था। और हारने के बाद जो हुमायूं अपनी जान बचा करके ईरान की ओर भाग गया था। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। जो ईरान का शासक था वो था सफाविद शाह, तो इनकी मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो हुमायूं था पहले भाग गया था, 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है उसमें हार जाता है, ठीक है। 1555 में वापस आता है और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है और शासन करने लगता है। लेकिन जो हुमायूं के द्वारा एक पुस्तकालय बनवाया गया था जिसका नाम था दीन पनाह, ठीक है। जब ये इन सीढ़ियों से उतर रहा था तो इसका पैर फिसल गया और ये वहां से नीचे गिर गया और इनकी मृत्यु हो गई थी। अब पढ़ते हैं हम अकबर। अकबर जो थे हुमायूं का बेटा था। तो अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक शासक रहता है। 13 वर्ष की आयु में सम्राट बने और शासन काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अकबर जो था वो 13 वर्ष का था जब शासक बन गया था और इसके शासन काल को हम 3 अवधियों में विभाजित करके पढ़ेंगे।
1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। 1556 से 1517 के बीच में, 1570 के बीच में अकबर जो था उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। और उसके जो भी घरेलू कर्मचारी थे सबसे वो क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। जो अकबर था उसने जो अफगान है और निकटवर्ती राज्य जैसे मालवा है, गोंडवाना है और अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। 1568 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। 1570 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए थे। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 1580 यानी 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया, ठीक है। तो कंधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर पर भी। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो कंधार हो गया, ठीक है, और कश्मीर को मिला लिया और काबुल को मिला लिया, उसने अपने राज्य में मिला लिया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना था, ठीक है। तो जहांगीर को पहले सलीम नाम से ही बुलाते थे, सलीम नाम था इनका। अब अकबर का पुत्र कौन हुआ? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का शासन रहा था 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। उसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए, ठीक है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे थे। यानी उनको मारने की कोशिश की थी शाहजहां को नूरजहां ने, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। शाहजहां हुए अगले शासक। शाहजहां जो थे 1627 से लेकर के 1658 तक रहे थे। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। कंधार जो था वो अकबर ने अपने नियंत्रण में किया था, और जो शाहजहां के टाइम पे अब वो सफाविदों के हाथों में चला गया था। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब जो थे वो 1658 से 1707 तक रहे थे। 1663 में उत्तर पश्चिम में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध
मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। जो अकबर जो था वो औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। तो इसके विरुद्ध औरंगजेब ने दक्कन में जो दक्कन के शासक थे उनके विरुद्ध सेनाएं भेजी थी। 1685 में बीजापुर और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, ठीक है। तो मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिक्कों, जाटों और सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जो औरंगजेब थे उसको उत्तर भारत में उत्तर की ओर सिख, जाट और सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पूर्व में अहोमों का और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी चैप्टर इसमें बच रहा है अभी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।